नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम चुनावी खुराक। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और हमारे साथी पत्रकार अंकित सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। इसके साथ ही गोवा, उत्तराखंड में भी दमदार रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पैसे बांटते हुए की शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां कार्रवाई की और ऐसा माना गया कि कार्यालय के नीचे जब लोग उतर रहे थे तो उनके हाथों में पैसे दिखाई दिए। अंकित, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में? देखिए, सबसे पहले तो आपने पैसे की बात की, तो चुनाव इसी को तो कहते हैं, पैसा, पावर जी और पोजीशन। जी मुझे लगता है कि पैसे के लिए, पावर के लिए और पोजीशन के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दांव लगा दिया है। जी गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। यही जी कारण है कि आज गोवा में भी सरगर्मियां तेज है, उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज है और साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए जो उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में में भी। चुनाव प्रचार है, उसकी भी सरगर्मियां तेज है। हालांकि दूसरे चरण में अगर देखा जाए भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में तो चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि दूसरे चरण में जो मुकाबले होने हैं जिन जिलों में, वो क्षेत्र मैक्सिमम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं या रुहेलखंड इलाके के आते हैं और जहां जी मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मान के चलिए सहारनपुर, बरेली, रामपुर, ये ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि भाजपा के लिए दूसरा फेज, इससे 2017 के चुनाव में भी मुश्किल रही थी, 2019 के भी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इस चरण में सबसे ज्यादा सपा और बसपा गठबंधन को सफलता मिली थी और 2022 के भी चुनाव में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा रहने वाला क्षेत्र है। जी अब हम आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में आज राजनाथ सिंह हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ अमित शाह भी हैं। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में तीनों नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और उत्तराखंड में तो पुष्कर सिंह धामी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लेकर आएंगे। तो जाहिर सी जी बात है कि एक बड़ा दांव खेला गया है। आज जो उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ भी हैं, चुनावी राज्य भले ही उत्तर प्रदेश है लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भाजपा के बड़े नेता हैं और यही कारण है कि उत्तराखंड में भी वो प्रचार करने पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड में पूरी दांव लगा दी गई है कांग्रेस की ओर से भी, और प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड में ही है और भाजपा की ओर से। लड़ाई अंकित, दोनों ही पार्टियों के बीच है। आपने हाँ। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बात की। मैं गोवा की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। गोवा में जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी पर सत्तारूढ़ भाजपा हमला करी, वो ये कह रही कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो कुछ घंटों में गोवा 1947 में आजाद हो जाता। जिसके बाद राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है कि भाजपा इतिहास को लेकर आरोप लगाती रहती है कांग्रेस पर। जी कांग्रेस भी उसका पलटवार करती है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन परिस्थितियां और सिद्धांत, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उस समय की परिस्थितियां क्या रही थी और क्या सिद्धांत थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के सरकार के, ये अपने आप में हर किसी को पता है। और शायद मुझे लगता है कि इस महज सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही है। इससे ज्यादा बहुत इसमें जाना भी हम लोगों को नहीं चाहिए। हाँ, जी गोवा में जहां तक बात है, तो गोवा भारत का अभी अभिन्न अंग है और वहां चुनाव हो रहे हैं, 40 सीटों पर मतदान होने हैं। उसके लिए प्रक्रिया जो चुनावी प्रचार अंकित। की है वो समाप्त भी हो रही है। लेकिन जी गोवा में इस बार मुकाबले दिलचस्प हो रहे हैं। कांग्रेस और अंकित, भाजपा लेकिन तो वहां हमेशा रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना और एनसीपी गठबंधन ने वहां के मुकाबले को इस बार दिलचस्प बना दिया है। लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने पिछले चुनावों में बहुमत चुराया था। और उन्होंने ये भी दावा किया कि 30 से 35 सीटें जो है वो कांग्रेस की आ सकती हैं। हाँ, नहीं, अब आप वो 40 सीटें भी बोल दे, उनका अपना दावा है, कोई इश्यू नहीं है। सभी राजनीतिक दल ऐसा बोलते हैं और उन्होंने अगर बोला है तो इसमें मैं गलत भी नहीं मानता। सबको आत्मविश्वास से चुनाव लड़ना चाहिए और राहुल गांधी वैसा ही कर रहे हैं। जहां तक चोरी से सरकार बनाने की बात है, तो शायद मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की नाकामी भी थी। राहुल गांधी को इस बात को समझना होगा जी कि जो काम भाजपा ने किया वो कांग्रेस भी कर सकती थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ने देर किया और भाजपा ने उसका फायदा उठाया। बात जी साफ है। आपको अपनी गलती समझनी चाहिए कि हमने दिग्विजय सिंह को वहां का वो
पर्यवेक्षक बना के जरूर भेजा था, लेकिन दिग्विजय सिंह थोड़े पीछे रह गए। उससे पहले नितिन गडकरी ने मामला भाजपा के पक्ष में कर दिया था। तो कहीं न कहीं वो कांग्रेस के लिए एक फेल्योर भी था, कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं सुस्ती का कारण भी था और वो देखने को भी मिला कि कांग्रेस को नुकसान होना पड़ा और सिर्फ वही नहीं हुआ, मणिपुर में भी हुआ। मणिपुर में जिस तरीके से भाजपा ने समीकरण को अपने पक्ष में कर लिया, जी, अगर पूर्व में भी कांग्रेस ने तेजी दिखाई होती, तो शायद उसकी सरकार होती। लेकिन अंकित, गोवा को आपने लेकर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बाकी फिर हम दूसरे राज्यों की तरफ चलते हैं। गोवा को लेकर मेरा सवाल ये है कि भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है गोवा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में ये कहते हैं कि गोवा से ही मेरे जीवन का आगाज हुआ। कहीं ना कहीं 2014 में जब मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, तो उसके पहले की जो बैठक हुई वो गोवा में हुई। देखिए, प्रधानमंत्री की यही तो खासियत है, कभी उन्हें गंगा माँ बुला लेती है, कभी वो उत्तराखंड के बेटा बन जाते हैं, कभी जी, वो पंजाब के बेटे बन जाते हैं, कभी उत्तराखंड के बन जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की काबिलियत है कि लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, वहाँ जी, की भाषा में बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वो कमल पुष्प वाली टोपी भी पहन रहे हैं, जो कि उन्होंने पोशाक। जी, रिपब्लिक डे पर भी पहना था। तो किसी क्षेत्र से जुड़ने का प्रधानमंत्री की जो शैली है, वो बेहद लोकप्रिय है और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री के लिए गोवा कहीं न कहीं एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि गोवा में ही वो अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक़्त प्रधानमंत्री फेस घोषित किया गया था, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की ओर से। और बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैक्सिमम राज्यों के मुख्यमंत्री शायद उस वक़्त मोदी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने खुलकर मोदी का सपोर्ट किया था और यही बिल्कुल, और कारण था उनके कि लिए एक गोवा में इस जनसभा भी अधिवेशन आयोजित की को थी। रखा गया था। जी, अंकित, मेरा सवाल आपसे ये है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। लड़की हूं, हुँ। लड़ सकती हूं कि एक और पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। अब कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि लगातार जब चुनाव करीब आते जा रहे हैं, एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज के लिए आज चुनावी प्रचार समाप्त हो जाएगा, इससे पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। नहीं, आने-जाने का सिलसिला तो लगभग सभी पार्टियों में जारी है, लेकिन उस पार्टी के ज़्यादा आकर्षण में रहती है, जिसकी संभावनाएँ ज़्यादा होती है। जी, आप भाजपा को मान के चलिए या समाजवादी पार्टी को मान के चलिए, उत्तर प्रदेश में इन्हीं दोनों दलों की संभावनाएँ ज़्यादा लग रही है। कांग्रेस की जो पोस्टर गर्ल्स थी, उनको ऐसा लगता था कि पार्टी की ओर से उन्हें खूब प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ होती है, उसको पूरा होते नहीं देखना और उसके बाद पाला बदलना, ये हर कोई करता है और मुझे लगता है कि शायद यही कुछ ऐसा ही हुआ होगा कांग्रेस के लिए, दोनों पोस्टर गर्ल जो रही हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, समय-समय पर इसमें परिवर्तन आता है और हमने देखा है किस तरीके से इससे पहले भी जो मौर्य थी, वो भी पोस्टर गर्ल थी, प्रियंका लेकिन उन्होंने मौर्य। जी, भाजपा का दामन थाम लिया और अब ये नया पल्लवी ने भी पल्लवी भाजपा सिंह। का दामन थाम लिया। तो कहीं जी, न कहीं सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ होती हैं और जहाँ इस महत्वाकांक्षाओं को उड़ान मिलने की संभावना है, वहीं कोई भी जाने का प्रयास करता है। बिल्कुल, और हमारी भी दर्शकों से बस इतनी ही अपील है कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आज चुनावी शोध समाप्त हो जाएगा और दूसरे हुँ, चरण के लिए उत्तर प्रदेश में 14 तारीख को मतदान होगा, जबकि गोवा और उत्तराखंड का के लिए महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा 14 तारीख को, क्योंकि बिल्कुल, वहां पर एक ही चरण में मतदान होना है और 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, यानी कि पांचों राज्यों में बिल्कुल, किसकी सरकार बन रही है। तो बिल्कुल। हमारी, यानी कि मेरी और अंकित के साथ साथ प्रभा साक्षी टीम की तरफ से आप सभी को बस ये याद रखना है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारी आपसे लगातार यही अपील रहती आई है। और इसके अलावा हम आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे तमाम मुद्दों को लेकर, चुनावी गुगलियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अनुराग गुप्ता और अंकित सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को